संध्या बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के कक्षा 10 हिंदी ए का एक मैंने सेट लाया हुआ है। ये जो कोडरमा प्रोजेक्ट रेल के तहत आया है उसी का ये सेट है और इसके तहत इससे कुछ संबंधित इर्द गिर्द के कोई भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो फटाफट आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले है खंड क, जो कि एक अपठित गद्यांश है। तो इन प्रश्नों के उत्तर को देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इन गद्यांश को पढ़ना होगा। इस गद्यांश में ही इसके आंसर छिपा होते हैं, तो बड़े आप आसानी से इन 8 प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हैं। फटाफट इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। हम जिस तरह भोजन करते हैं गाय गिरच गाछ विरच भी इसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं कठोर चीज़ खा सकते हैं नन्हे बच्चों के। हम जिस तरह भोजन करते हैं गाय विरच भी इसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है कठोर चीज़ खा सकते हैं नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाय गिरच के दांत भी नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल द्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ विरच में भी वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। अब इनके आधार पर जो फटाफट प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है? तो गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे, ठीक है। गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे। दूसरा कह रहा है गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? तो गाय वृक्ष के क्या नहीं होते? तो दांत नहीं होते हैं, ठीक है। क्या नहीं होते हैं? दांत नहीं होते हैं, दांत। तीसरा है गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? तो गाछ वृक्ष जो है किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। जड़ से जो है कि जल को अवशोषित करते हैं। चौथा है पेड़ कब मर जाता है? पेड़ कब मर जाता है? पैराग्राफ में आप पढ़ लिए हैं, पेड़ जब पानी न मिलने पर वो मर जाता है, ठीक है। आगे के 4 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विषाक्त रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिनकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं यहाँ, इसको हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न है किससे डरकर नौका पार नहीं होती है? तो किससे डर के नौका पार नहीं होती? तो आप जानते हैं लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, ठीक है, लहरों से। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। 7वां है मन का विषाक्त रंगों में क्या भरता है? मन का विषाक्त रंगों में क्या भरता है? इसके 2 और ऑप्शन है, तो भय, हताशा, साहस और निराशा। तो क्या भरता है? साहस भरता है, ठीक है, साहस। ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप उसको आसानी से भर सकते हैं। कोशिश करने वालों को क्या नहीं होती? तो कभी हार नहीं होती है। बहुत ही आसान है। वैकल्पिक देखिए यहाँ पे है व्याकरण से संबंधित प्रश्न है यहाँ। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका। ये अगर आप तैयार कर लिए तो आपका 40 में 40 जो है कि कोई नहीं रोक सकता है। तो जो कोशिश अभी हम लोगों ने जो पंक्तियाँ ऊपर पढ़ी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप कोशिश करिए। कोशिश करने से 40 में 40 भी आ सकते हैं। आप अपने ज़िले के, अपने विद्यालय के, अपने राज्य के, अपने प्रखंड के टॉपर हो सकते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं हम लोग 9वां प्रश्न। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है? तो उस क्रिया को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसके वाक्य में कर्म होता है और अकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। 10वां प्रश्न है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ सकर्मक क्रिया है, सीता आम खाती है। सीता क्या खाती है? आम खाती है। आज इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि अगर आपको सकर्मक क्रिया ढूंढनी है तो क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करिए। तो सीता क्या खाती है? सीता आम खाती है। आपको उत्तर मिल रहा है, तो ये जो पहला है वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ कौन सी है? सकर्मक, अकर्मक, सार्थक, प्रेरणार्थक, ठीक है। तो अब यहाँ कौन सी क्रिया होगी? ये होगी आपकी सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। अब यहाँ आप कैसे इसको पता लगाएंगे? आप प्रश्न करिए कि शिक्षक किसको पढ़ाते हैं। तो शिक्षक किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? पढ़ाना जो है क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। आगे चलिए सार्थक क्रिया। 12वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा।
मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्रियापद क्या है? खरीदना। बहुत ही आसान प्रश्न है। मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? खरीदना। मुझे चला नहीं जाता, वाक्य का कौन सा भेद है? तो मुझे चला नहीं जाता ये भाववाच्य है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि जहाँ न कर्ता प्रधान हो न कर्म प्रधान हो, जहाँ वाक्य का भाव प्रधान हो वो भाववाच्य होता है। ठीक है, आगे है 14वां प्रश्न। कर्तवाच्य वाच्य में क्रिया का लिंग और वचन के अनुसार होता है। क्या होता है? कर्तवाच्य में जो कर्ता होता है, ठीक है, कर्ता जो होता है क्रिया और लिंग या वचन के अनुसार होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न 15वां। अब यहाँ से चला जाए किस वाच्य का उदाहरण है? अब यहाँ से चला जाए किस वाच्य का उदाहरण है? तो ये है भाववाच्य। अब यहाँ से चला जाए किसका उदाहरण है? भाववाच्य का। आप ध्यान रखिएगा। अगला है 16वां क्वेश्चन। भरपेट कौन सा समास है? तो भरपेट कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था मॉडल सेट 1 में कि जिस समास यानी जिस शब्द के पहले आ, अन, यथा, ठीक है, यथा, आ, अन, यथा, नी या भर, ठीक है, भर या बे या बा, प्रति, ये जो शब्द हैं किसी शब्द के पहले जब जुड़ जाते हैं तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। और यहाँ क्या कर रहा है? भर पेट, यानी भर पेट, पेट के पहले भर उपसर्ग है तो यहाँ क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ये अव्ययी भाव समास को पहचानने का ट्रिक है, आप इसको याद रखेंगे। इसके साथ एक क्वेश्चन और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे है, देखिए धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास होगा? तो यहाँ भी होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, धीरे धीरे। या हम कहें कभी कभी, कभी कभी, तो कभी कभी शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ भी अव्ययी भाव समास है। यानी ऐसे दो शब्द जो बार बार आ जाते हैं, जो पुनरावृत्त करते हैं, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चूँकि हम लोग दिमाग में ये बैठा के रखते हैं कि जिस शब्द में योजक चिन्ह आ जाए, जैसे दिन और रात, दिन रात, ठीक है, दिन रात बीच में योजक चिन्ह लग जाए तो हम मान लेते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। इसी तरीके से राजा प्रजा, राजा प्रजा, तो इसको हम मान लेते हैं कि तत्पुरुष समास है, क्यों? हम बीच में योजक चिन्ह देख लेते हैं। लेकिन कभी कभी एक ही शब्द दो बार होता है, जैसे करते करते, बीच में डैश है, डैश है, करते करते, तो इसको हम समझ लेते हैं तत्पुरुष समास, लेकिन ये अव्ययी भाव समास का ही एक उदाहरण है। ठीक है, 17वां प्रश्न है। तत्पुरुष समास में पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में जो होता है कौन सा पद प्रधान होता है? तो अंतिम पद प्रधान होता है। 18वां, निम्नलिखित में मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है? तो 18वां प्रश्न जो था कि निम्नलिखित में मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है। देखिए, मित्र का अनेकार्थी जो है वो दोस्त भी है और सूर्य भी है। जो मित्र शब्द है उसका अनेकार्थी शब्द सूर्य भी होता है, दोस्त भी होता है, और प्रिय भी होता है, और सहयोगी भी होता है। ठीक है, तो ये मित्र के अनेकार्थी शब्द हैं, सूर्य, दोस्त, प्रिय, सहयोगी। लेकिन यहाँ दोस्त और सूर्य दिया है, और यहाँ ग वाला ऑप्शन है ए और बी, यानी ए और बी को कह रहा है। तो यहाँ ये दोनों जो है सूर्य के मित्र के अनेकार्थी हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा? नहीं है। तो इसमें जो मित्र के अनेकार्थी नहीं है वो है घर। ठीक है, 18वां का घ है, घर। आगे चलिए, 19वां प्रश्न देखिए। इनमें से अव्यय का भेद नहीं है। तो क्रिया विशेषण संसरण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये सब जो हैं अव्यय के भेद हैं। तो जो क्रिया है ये अव्यय के भेद के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, क्रिया जो है विकारी शब्द है, न कि अविकारी शब्द। आगे चलते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 20 है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य में एक जो है प्रधान उपवाक्य होगा, ठीक है, और एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक जो है आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है, कौन से उपवाक्य? आश्रित उपवाक्य। इसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। इसके अलावा एक सामान्य वाक्य होता है और एक संयुक्त वाक्य होता है। सामान्य वाक्य में जहाँ एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे हम सामान्य वाक्य कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य यानी जब दो वाक्य आपस में मिलते हैं और दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ठीक है, दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं और उन दोनों को एवं और तथा से जब मिलाया जाता है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। 21, बहुत गर्मी है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। क्या बोलते हैं? वाह गर्मी है, नहीं, उफ बहुत गर्मी है। तो इसका कौन सा होगा? उफ। आगे है
प्रस्तुत वैकल्पिक प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करनी। तो इसको हमें लगता है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़े हुए हैं, केवल आंसर को हम लोग देखते हैं। उत्तर के प्रस्तुत अंश किस पाई से लिया जाता है, ठीक है, प्रस्तुत अंश किस पाई से लिया जाए। पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था, तो इस पाठ का नाम था नेताजी का चश्मा, ठीक है, पहला ही चैप्टर है नेताजी का चश्मा। पान वाले ने मुंह में क्या ठूसा था, तो उसने पान ठूसा था, उसके मुंह में हमेशा पान भरा हुआ होता है, एक पान थूकता है तो दूसरा पान तुरंत मुंह में डाल लेता है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष में सुर मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये बिस्मिल्लाह खां यानी वो जो हमारा मंगल ध्वनि वाला चैप्टर है शहनाई वाला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। तो शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो शहनाई की ध्वनि को जो है हम लोग मंगल ध्वनि कहते हैं। यानी मंगल ध्वनि वैसी ध्वनि जो मांगलिक कार्यक्रम में बजाया जाता है, जैसे शादी विवाह या अन्य कोई मांगलिक कार्य होता है तो उसके पहले ये ध्वनि बजाई जाती है। लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा है, तो शहनाई के जो मंगल ध्वनि के नायक हैं वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, जिसको इस पाठ में जो है अमजद अली खां के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, पठित काव्यांश है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, ठीक है। तो इन पंक्तियों को जो है ये जो है जो कवि नहीं, वो जो उद्धव थे और गोपियाँ, उनके बीच जो प्रसंग हो रहा था उसके बीच में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहते हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी, यानी उद्धव को जब भाग्यशाली बताते हुए कहते हैं कि आप जो है कि जल के भीतर रहते हैं, लेकिन आपके पुरैन पात यानी जो कमल की पत्ती होती है उस पर जल की दाग नहीं होती है, और ज्यों जलमा तेल की गागरी बूंद न ताको, और जल की जो गागरी होती है वो तेल से भरी होती है लेकिन उस पर एक बूंद भी दाग नहीं होती। तो हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न जो कर रहा है कि पुरैन पात का क्या अर्थ है, पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता, ठीक है। अगला है इस पद के रचयिता कौन है, तो इस पद के रचयिता सूरदास जी हैं, सूरदास, ठीक है। पहला चैप्टर है हम लोग का, पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है, इस आवाज़ में आवाज़ सुंदर कमजोरी कांपती हुई थी। वो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी, ठीक है। किसकी आवाज़ कमज़ोर एवं कांपती हुई बताई गई, तो संगतकार की। संगतकार की जो आवाज़ होती है वो कमज़ोर और कांपती हुई होती है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। गोपियों ने बड़ी गामी किसे कहा है, बड़ी भागी। तो गोपियों ने बड़ी भागी जो है वो उद्धव को कहा है, क्योंकि उद्धव आप तो बड़ी भागी हैं। परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा, तो परशुराम ने मंदबुद्धि बालक जो है ये किस चैप्टर से है, परशुराम संवाद जो है चैप्टर तुलसीदास जी का उससे है। तो लक्ष्मण को उन्होंने कहा। मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें होती है, तो मृतक में जो जान डालने की शक्ति जो है बच्चे की ये दंतरित मुस्कान चैप्टर नागार्जुन का है, उसमें से ये आया हुआ है कि तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान डाल दे मुर्दों में भी जान, ठीक है। फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल जो है ये मिट्टी का गुणधर्म है। किसका है, मिट्टी का, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी नागार्जुन का ही चैप्टर है। फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है। कविता में छाया का अर्थ क्या है, तो कविता में जो है छाया का क्या अर्थ है आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिए। कविता में छाया का अर्थ है पुरानी मीठी यादें, ठीक है। आगे चलते हैं। भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लग जाते थे, तो भोलानाथ जो है अपने हमजोलियों के दल में मिल करके तमाशे करते थे। क्या करते थे, वो तमाशे करते थे। जार्ज पंचम की लाह कहाँ स्थित थी, तो वो दिल्ली में स्थित थी। गंगतोक का क्या अर्थ होता है, गंगतोक का अर्थ है पहाड़, ठीक है, पहाड़। आगे देखते हैं 38वां प्रश्न। फादर कामिल बुल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते, तो वो हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। लेखा के पिता का स्वभाव कैसा था, तो वे शक्की स्वभाव के थे, ठीक है। लेखा के पिता जो थे वो शक्की स्वभाव के थे। बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे, तो बाल गोविंद भगत जो हैं वो संगीत कला में निपुण थे।